मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 1 से क्लास 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 से क्लास 2, इसके क्लास 2 लग चुके हैं। हम लोगों ने क्लास 2 कर लिया है। आज हम क्लास 3 देखने वाले हैं पार्ट 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रज़िया सुल्तान, इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा है। यह टोटल 3 वर्ष 5 माह 6 दिन, मतलब इसका इतना तक शासनकाल तक रहा है। इसका शासन मतलब इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है एक शासिका के रूप में 3 वर्ष 5 माह 6 दिन। और यह मिनहाज उस सिराज के द्वारा, इतिहासकार हैं इनके, उन्होंने यह बताया है। रज़िया सुल्तान यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल लगभग 3 वर्ष का शासन कर पाई। रज़िया ने महत्वपूर्ण पदों पर प्रमुख व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया। आइए जानते हैं वो लोग कौन कौन से हैं। जमालुद्दीन याकूत, इनको अमीर ए आखूर के पद पर स्थापित किया। अल तुनिया भटिंडा, पंजाब का सूबेदार, इसके पद पर स्थापित किया। बलबन को अमीर शिकार, इनके इस पद पर इनको प्रतिस्थापित किया अपने राज्य में। रज़िया पर्दा का त्याग करके कावा यानी कोट, कुलाह यानी टोपी पहन करके घोड़े पर सवारी करके युद्धों में भाग लिया, जिससे तुर्की सरदार विद्रोही हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, लाहौर का सूबेदार कबीर खां अयाज तथा भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया ने 1204 एडी में विद्रोह कर दिया। उसे दबाने के लिए पंजाब की तरफ कौन निकली? रज़िया सुल्तान निकली, किंतु अल्तुनिया द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर युद्ध किया गया, जिसमें याकूत मारा गया तथा रज़िया को भटिंडा के किले में बंद कर दिया गया। आइए नेक्स्ट जानते हैं। तुर्की सरदारों ने दिल्ली में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सुल्तान मनोनीत कर दिया गया। विद्रोह की सफलता के बाद अल्तुनिया को उसकी इच्छानुसार पद नहीं मिला। उसने रज़िया से विवाह कर लिया और दिल्ली के तरफ चला, किंतु मार्ग में ही कैथल यानी पंजाब में डाकुओं के द्वारा 1240 ईस्वी में अल्तुनिया तथा रज़िया की हत्या कर दी गई। रज़िया प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी तक इसका शासन रहा। 1240 में तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बनाया। नेक्स्ट है, इसके शासनकाल में तुर्की सरदारों द्वारा एक न्यू पद नायब उर्फ नायाब ए मुमालिकात का सृजन किया गया और सुल्तान को उसके संरक्षण में कार्य करने को कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। बहराम शाह का प्रथम नायाब इख्तियारुद्दीन ऐतंगीन को बनाया गया। 1242 में बहराम शाह को कैद करके उसकी हत्या कर दी गई थी। अब आइए जानते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका शासनकाल 1242 से 1246 एडी। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। मसूद शाह का विशेष सचिव अमीर ए हाविज बलबन था। बलबन और मसूद शाह के बीच मतभेद होने के कारण 1246 में सुल्तान को कैद कर लिया और कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई। मसूद शाह यानी अलाउद्दीन मसूद शाह, जब इसको कैद किया गया तो यह कैद खाने में ही इसकी मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। इसका शासन 1246 से 1265। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। यह मधुर और उदार स्वभाव वाला सुल्तान था, जो टोपियों को सिलकर एवं कुरान की नकल कर उसे बेचकर
जीवन का अपना व्यापार निर्वाह करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। इसके फलस्वरूप सुल्तान ने बलबन को 1249 में उलुगाखा और नायब ए मामलिकात का पद प्रदान किया। रायहान के कहने पर सुल्तान ने नायब के पदों से बलबन को हटाकर रायहान को नायब बना दिया, परंतु पुनः 1254 में बलबन को नायब का पद दे दिया। 1265 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। वह अपुत्र था, अतः अगला सुल्तान बलबन हुआ। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287। गियासुद्दीन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बचपन में मंगोलों ने बलबन को चुराकर बगदाद ले जाकर जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति को बेच दिया। बसरी ने 1232 एडी में गुजरात के रास्तों से बलबन को दिल्ली ले आया और 1233 एडी में इल्तुतमिश को बेच दिया। इस प्रकार बलबन इल्तुतमिश का दास था। नेक्स्ट, अपने कार्यों के आधार पर बलबन प्रत्येक सुल्तानों के काल में विशेष पदों को आसीन हुआ। इल्तुतमिश बलबन को प्राप्त पद। इल्तुतमिश जब सुल्तान रहा तो उस समय बलबन को खासदार पद प्राप्त हुआ और रजिया जब सुल्तान थी तो अमीर शिकार का पद मिला बलबन को। बहराम शाह जब था तो अमीर आखूर अश्वशाला प्रधान, मतलब इसे अश्वशाला प्रधान कहते हैं अमीर आखूर को। नासिरुद्दीन महमूद जब बना तो नायब ए मुमालिकात का पद उसे मिला। मसूद शाह जब बना तो अमीर ए हाजिब विशेष सचिव के रूप में बलबन को पद प्राप्त हुआ। अब आइए जानते हैं राजतत्व का सिद्धांत। बलबन ने अपने आप को नियात ए खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का छाया बताया। मैं ईश्वर का प्रतिबिंब जिल्ले इलाही हूँ, यह बलबन कहता था। उसी का ये राजत्व का सिद्धांत है। अब आइए और आगे जानते हैं बलबन के बारे में। बलबन का राजत्व की दो विशेषताएं थी। पहला है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है, और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। यह बलबन का अपना एक मत था। बलबन ने अपने आप को फारस यानी ईरान के अफरीसियाब के वंशज को बताया। दरबार में फारस के तर्ज पर सिजदा यानी घुटने टेक कर सुल्तान का अभिवादन एवं पैबोस यानी लेट कर सुल्तान के चरणों को चूमना, इस प्रथा का प्रचलन किया था। बलबन ने अपने शासन का आधार रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा कौन सा शासक था जो लौह नीति को अपनाया था, रक्त और लौह नीति को अपनाया था, तो वह शासक बलबन था। दरबार में नौरोज का त्यौहार मनाना आरंभ किया बलबन ने ही। तुर्काने चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्कों के संगठन तुर्कान चिहलगानी का अंत बलबन ने किया। वह समझ गया था कि इस संगठन से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए सैन्य व्यवस्था देखते हैं बलबन की। बलबन ने अपनी सेना को सुदृढ़ करने हेतु दीवाने विजारात से पृथक करके दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की तथा इस विभाग के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। दूसरा है, बलबन ने अपना आरिज ए मुमालिक सैन्य मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया। इस विभाग द्वारा सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन एवं रख रखाव इत्यादि की जिम्मेदारी होती थी। नेक्स्ट है अब गुप्तचर विभाग। बलबन के गुप्तचर विभाग के बारे में जान। गुप्तचर विभाग तो जितने भी शासक थे सभी लोग रखते हैं, ये सबका ही अपना एक गुप्तचर विभाग होता था। तो बलबन का कौन सा गुप्तचर विभाग था उसके बारे में जानते हैं। गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को वरीद ए मुमालिक तथा गुप्तचरों को वरीद कहा जाता था।
1286 में बलबन का बड़ा बेटा शहजादा मुहम्मद मंगोलों के द्वारा मारा गया और दूसरा बेटा बुंगर खां पश्चिम बंगाल का सूबेदार था। बड़े बेटे के वियोग में अस्वस्थ होकर बलबन ने 1287 ईस्वी में 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद बुगर खां के पुत्र कैकुवाद को सुल्तान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किला का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था। कौन? बलबन। दिल्ली का लाल महल या लाल भवन का निर्माण बलबन ने करवाया। दिल्ली का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला तो शाहजहाँ ने बनाया था, वो अलग है, ये अलग है। बलबन का इतिहासकार दरबारी अमीर खुसरो था। इसने इतिहासकार के रूप में अपने जीवन का आरंभ शहजादा महमूद के काल से किया था और अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले का निवासी था। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है एटा, उसी का ये निवासी था। यह 7 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कैकुवाद 1287 से 1290। बलबन का उत्तराधिकारी उसके छोटे बेटे बुगर खां का पुत्र कैकुवाद हुआ। यह बहुत विलासी प्रवृत्ति का था। इसका फायदा कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद निज़ामुद्दीन ने उठाया तथा सत्ता हस्तगत कराना चाहा। बुगर खां के समझाने पर कैकुवाद ने निज़ामुद्दीन को विष देकर मरवा दिया। अब 1290 ईस्वी में कैकुवाद को पैरालिसिस यानी लकवा मार दिया, जिससे वह अपंग हो गया। क्यूमर्स 1290 एडी। कैकुवाद के अपंग होने पर उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया गया। क्यूमर्स का संरक्षण जलालुद्दीन खिलजी को बनाया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कैकुवाद एवं क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव डाली। अब नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान क्यूमर्स था। गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया। अब आइए खिलजी वंश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक फखरुद्दीन लिखित तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाही के अनुसार खिलजी वंश के सुल्तानों के पूर्वज तुर्की थे। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खिलजी के नाम से पुकारा जाता था। जो जातियाँ उस प्रदेश में बस गई उन्हें खिलजी पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन के वंशज 200 वर्षों से भी अधिक उस प्रदेश में रहे। उनके रहन सहन रीति रिवाज अफ़गानों की भांति हो गए और भारत में उन्हें अफ़गान समझा जाने लगा, परंतु खिलजी वंश के सुल्तान मूल रूप से तुर्की ही थे। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज क्लास पार्ट 1 का क्लास 3 आज हमने देखा। कल हम पार्ट 1 से क्लास 4 लगाएंगे और उसमें देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास करीब करीब पूरे लगभग अप्रॉक्स इसके क्लास 10 मतलब क्लास 10 तक जाते जाते यानी 10 क्लास लूँगा तो पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद पार्ट 2 चालू करूँगा, उसके भी 10 क्लास लग जाएंगे। तो यानी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। और यकीन मानिए इतना बेहतरीन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने इसे नोट कर लिया और अपने इसे याद कर लिया तो यकीन मानिए आपको कहीं से भी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नोट्स पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।